दोस्तों, समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज, हजारों टन कच्चा तेल और उस पर तैनात मुट्ठी भर भारतीय नाविक, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन उस रात की खामोशी दरअसल एक तूफान का संकेत थी जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। आधी रात का वक्त, चारों तरफ गहरा अंधेरा और बस लहरों की आवाज। तभी अचानक एक तेज धमाके जैसी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती है और उसी एक पल में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरें उस रात की गवाह बन जाती हैं जब एक भारतीय कप्तान के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। जहाज के भीतर अफरा तफरी मच जाती है। कम्युनिकेशन सिस्टम पर लगातार कॉल्स आने लगते हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर यह हुआ क्या है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत? जैसे ही शुरुआती जानकारी सामने आती है, यह साफ हो जाता है कि मामला सामान्य नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज जब हॉर्मुज के सबसे संवेदनशील हिस्से से गुजर रहा था, जिसे चोक पॉइंट कहा जाता है, तभी कुछ अज्ञात नावों ने अचानक उसे घेरने की कोशिश की। यह कोई सामान्य समुद्री गतिविधि नहीं थी, क्योंकि इन नावों की मूवमेंट बेहद सटीक और योजनाबद्ध थी। इसी बीच जो धमाके जैसी आवाज आई, उसने जहाज के मुख्य केबिन को नुकसान पहुंचाया और भारतीय कप्तान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस एक घटना ने पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अब यह सिर्फ एक जहाज या एक दुर्घटना का मामला नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसा सवाल बन चुका था जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। यह इलाका वैसे भी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिना जाता है। हर दिन लाखों बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज कहीं न कहीं इसी जलमार्ग से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर यहाँ कोई असामान्य घटना होती है तो उसका असर सिर्फ उस जहाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। यही वजह है कि जैसे ही यह खबर बाहर आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल बढ़ गई। विश्लेषकों ने इसे एक संभावित संकट की शुरुआत माना और दुनिया भर की सरकारों ने इस पर नजरें टिकानी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, क्योंकि यह क्षेत्र लगातार निगरानी में रहता है और यहां बिना किसी जानकारी के इस तरह की गतिविधि होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कुछ लोग इसे समुद्री लुटेरों की हरकत बता रहे थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई और जिस तरीके से हमला किया गया, उससे यह साफ झलक रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसी चाल हो सकती है जिसे बहुत सोच समझकर बिछाया गया हो। भारत के लिए यह मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं था, यह उसके नागरिकों की सुरक्षा, उसके व्यापारिक हितों और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। और यही वजह थी कि जैसे ही यह खबर नई दिल्ली पहुंची, वहां तुरंत उच्च स्तर की बैठकें शुरू हो गईं। साउथ ब्लॉक में बैठे अधिकारियों ने हालात का आकलन किया और बहुत साफ शब्दों में एक संदेश तैयार किया गया कि अगर भारतीय नागरिकों या भारतीय जहाजों पर आंच आती है तो जवाब सिर्फ कागजी नहीं होगा, जवाब जमीन और समंदर पर दिखाई देगा। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। भारत ने इंतजार करने के बजाय सीधे एक्शन लेने का फैसला किया। भारतीय नौसेना की सबसे ताकतवर पहचान INS विक्रांत को तुरंत सक्रिय किया गया। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि यह भारत की समुद्री ताकत और उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब यह 45,000 टन का विशाल जहाज अपनी पूरी गति से हॉर्मुज की ओर बढ़ा, तो यह सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संदेश था जिसे दुनिया के हर कोने में सुना गया। विक्रांत अकेला नहीं था, उसके साथ एक पूरा बेड़ा था जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और अत्याधुनिक निगरानी सिस्टम शामिल थे। जैसे ही यह बेड़ा हॉर्मुज के आसपास पहुंचा, वहां का पूरा माहौल बदलने लगा। जिन गतिविधियों को अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था, वे अचानक कम होने लगीं। संदिग्ध नावों की मूवमेंट धीमी पड़ गई और कई जगहों पर तो वे पूरी तरह गायब हो गईं। यह साफ संकेत था कि भारत की मौजूदगी ने खेल की दिशा बदल दी है। इसी दौरान भारतीय नौसेना ने घायल कप्तान और चालक दल को सुरक्षित निकालने के लिए एक बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरी रात, अनिश्चित खतरे और सीमित समय, इन सब के बीच नौसेना के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी और स्पेशल फोर्सेस को जहाज तक पहुंचाया गया। कुछ ही समय में नियंत्रण वापस लिया गया और कप्तान को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह ऑपरेशन सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने दिखा दिया कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। व्यवस्था को चलाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर उन खतरनाक लहरों से टकराते हैं। आज जब वो घायल हैं और हमारा INS विक्रांत उनकी ढाल बनकर खड़ा है, तो क्या एक भारतीय होने के नाते हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी इस बहादुरी को सलाम करें? अगर आपको अपने इन जांबाज नाविकों और भारतीय सेना पर गर्व है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे उन जवानों के लिए एक छोटा सा सम्मान है। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ये 2 शब्द किसी सैनिक का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा सकते हैं।
देशभक्ति की इस मुहिम को और बड़ा बनाने के लिए हमसे जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि जब हमारे बेटों पर बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक सुर में बोलता है। चलिए अब वापस चलते हैं होर्मुज के उस मोर्चे पर जहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जैसे ही भारतीय कप्तान के घायल होने की खबर फ्लैश हुई, दुनिया को लगा कि भारत शायद कूटनीतिक दबाव बनाएगा, शायद यूएन में शिकायत करेगा। लेकिन दिल्ली से आदेश कुछ और ही था। आदेश था प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर सुरक्षा करें। और इसी आदेश के साथ अरब सागर की लहरों के ऊपर से आगे बढ़ा भारत का स्वाभिमान INS विक्रांत। 45,000 टन का यह तैरता हुआ किला जब अपनी पूरी रफ्तार के साथ होर्मुज की तरफ मुड़ा तो समंदर की खामोशी एक बड़े तूफान के आने का संकेत देने लगी। INS विक्रांत का वहां पहुंचना महज एक तैनाती नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश था। विक्रांत अकेला नहीं आया था, उसके साथ थे भारत के सबसे घातक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और स्टेल्थ फ्रिगेट्स। इस बेड़े ने होर्मुज के मुहाने पर ऐसी घेराबंदी की कि जो ताकतें भारतीय जहाज को निशाना बनाने की साजिश रच रही थीं, उनके रडार स्क्रीन पर भारत की शक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। विक्रांत के डेक से गरजते हुए लड़ाकू विमानों ने यह साफ कर दिया कि भारत का सुरक्षा कवच अब सिर्फ हमारी सरहदों तक सीमित नहीं है। होर्मुज में उस वक्त तनाव अपने चरम पर था। एक तरफ ईरान की कोस्टल बैटरियां सक्रिय थीं, तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बेड़े अपनी चालें चल रहे थे। लेकिन भारतीय नौसेना ने नो गो जोन जैसा माहौल बना दिया। हमारे घायल कप्तान को रेस्क्यू करने के लिए नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने अंधेरी रात में वो ऑपरेशन अंजाम दिया जिसे केवल स्पेशल फोर्सेज ही कर सकती हैं। कप्तान को सुरक्षित बाहर निकाला गया और जहाज का कंट्रोल भारतीय मरीन कमांडोज मार्कोस ने अपने हाथों में ले लिया। अब दुनिया हैरान थी। क्या भारत सीधे तौर पर ईरान से टकराने वाला था, या फिर भारत ने उस अदृश्य दुश्मन की पहचान कर ली थी जो ईरान और भारत के रिश्तों में दरार डालना चाहता था? सूत्रों की माने तो जब INS विक्रांत ने अपना रडार लॉक किया तो खाड़ी के कई देशों में हड़कंप मच गया। यह भारत की एक्टिव डिफेंसिव पॉलिसी का वो हिस्सा था जिसे आज से पहले इस स्तर पर कभी नहीं देखा गया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारे व्यापारिक जहाजों के लिए होर्मुज का रास्ता अब किसी की मेहरबानी पर नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना की ताकत के भरोसे सुरक्षित रहेगा। जियोपॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि यह केवल एक कप्तान को बचाने का मामला नहीं था, यह उस रेड लाइन को खींचने का मामला था जिसे पार करने की हिम्मत अब कोई भी विदेशी ताकत नहीं करेगी, चाहे वो होर्मुज हो या मलक्का। भारत अब अपनी रक्षा की चाबी किसी और के हाथ में नहीं छोड़ने वाला। लेकिन क्या होर्मुज में जो हुआ वो अचानक हुआ था? जी नहीं। अगर हम बीते कुछ हफ्तों के घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक ऐसी डरावनी तस्वीर उभरती है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। होर्मुज के उस मुहाने पर भारतीय तिरंगे के खिलाफ एक अघोषित साजिश की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। यह सिलसिला शुरू हुआ था 18 अप्रैल को, जब पहली बार एक भारतीय व्यापारिक जहाज को ईरानी पेट्रोलिंग बोट्स ने घेरने की कोशिश की और उसे जबरन अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया। दुनिया को लगा कि शायद यह एक गलतफहमी थी, लेकिन ईरान का इरादा कुछ और ही था। ठीक 4 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को एक नहीं बल्कि 22 भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया। उन पर लेजर गाइडेड सिस्टम से निगरानी रखी गई और उन्हें घंटों तक समुद्र के बीचों बीच रोक कर रखा गया। भारत ने तब भी संयम दिखाया, कूटनीतिक रास्तों से अपनी नाराजगी जताई, लेकिन जब सामने वाला आपके सब्र को आपकी कमजोरी समझ ले तो अंजाम बहुत बुरा होता है। ईरान यही नहीं रुका। 26 अप्रैल को एक और भारतीय जहाज के करीब संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया गया, मानो बार बार भारत की रेड लाइन को टच करने की कोशिश की जा रही थी। और जब इन सब हरकतों से भी भारत पीछे नहीं हटा तो अब इस साजिश ने एक बेहद खतरनाक मोड़ लिया। अब तक हमला जहाजों की रफ्तार और रास्ते पर था, लेकिन इस बार सीधे हमारे भारतीय कप्तान को निशाने पर लिया गया। एक इंसान, एक लीडर और भारत के एक जांबाज बेटे पर किया गया यह प्रहार उस सब्र के बांध को तोड़ने के लिए काफी था जिसे भारत ने अप्रैल की शुरुआत से सहेज कर रखा था। जब कप्तान के घायल होने की खबर आई तो यह साफ हो गया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। 18 अप्रैल से लेकर अब तक ईरान की इन हरकतों ने यह साबित कर दिया कि वो भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और चाबहार जैसे प्रोजेक्ट्स के बीच एक बाधा खड़ी करना चाहता है, लेकिन वो शायद को पढ़ना भूल गए। भारत ने अपनी कूटनीति की मेज को पीछे धकेला और सीधे समंदर के सीने पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए विक्रांत को खड़ा कर दिया। ईरान के इस बढ़ते दुस्साहस ने भारत को वो कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो खाड़ी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। विक्रांत के मोर्चे पर आते ही वो तमाम बोट्स और ड्रोन जो 18 अप्रैल से भारतीय जहाजों को परेशान कर रहे थे मानो गायब से हो गए। हॉर्मुज के पानी में भारत की यह नई लाइन ऑफ कंट्रोल अब किसी भी साजिश को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
जैसे ही आईएनएस विक्रांत ने हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी पोजीशन ली, दुनिया के पावर सेंटर्स में फोन घनघनाने लगे। वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हर कोई इस बात से हैरान था कि भारत ने इतनी तेजी और आक्रामकता के साथ जवाब दिया है। अमेरिका, जो खुद इस इलाके में अपनी मौजूदगी बनाए रखता है, उसने भारत के इस कदम को सेल्फ डिफेंस का नाम दिया। लेकिन चीन और तुर्की जैसे देशों के खेमे में इस भारतीय पराक्रम ने बेचैनी पैदा कर दी है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, ईरान भारत जैसे अपने पुराने दोस्त के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे तीसरी ताकत का हाथ हो सकता है। क्या यह मुमकिन है कि ईरान के भीतर बैठे कुछ कट्टरपंथी गुट, जो किसी बाहरी देश के इशारे पर काम कर रहे हैं, भारत और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियों को खत्म करना चाहते हैं? याद रखिए, भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट कई ताकतों की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। हॉर्मुज में भारतीय कप्तान पर हुआ हमला शायद उसी बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का एक छोटा सा हिस्सा है। इस तनाव का असर सिर्फ बॉर्डर या समंदर तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही हॉर्मुज में भारत और ईरान के बीच आमने सामने की स्थिति बनी, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों ने आसमान छूना शुरू कर दिया। दुनिया को डर है कि अगर भारत ने हॉर्मुज के रास्ते को अपने नियंत्रण में लिया या वहां कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, हमारी पहली प्राथमिकता हमारे नागरिकों की जान और हमारे तिरंगे का सम्मान है। इकोनॉमी और व्यापार इसके बाद आते हैं। लेकिन भारतीय नौसेना के सूत्रों के मुताबिक विक्रांत की मौजूदगी ने ईरान को एक बैक चैनल बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है। जो तेवर 18 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच दिखाई दे रहे थे, वो अब धीरे धीरे कूटनीति में बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत अब ढील देने के मूड में नहीं है। विक्रांत के साथ साथ भारत ने अपने प्रलय मिसाइल सिस्टम और लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है। यह मैसेज सीधा है, हम दोस्ती निभाना जानते हैं अंदर एक क्रांति के दारके, तो अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी हमें बखूबी आता है। दुनिया आज देख रही है कि कैसे एक न्यू इंडिया अपने हितों के लिए हजारों मील दूर भी मोर्चा संभालने का मादा रखता है। हॉर्मुज की ये लहरें आज सिर्फ पानी नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति की गवाह बन रही हैं। लेकिन क्या यह तनाव यहीं खत्म हो जाएगा या फिर यह किसी बड़े युद्ध की आहट है? हॉर्मुज की इन लहरों ने बीते कुछ दिनों में जो देखा है वह आने वाले दशकों की जियोपॉलिटिक्स को तय करने वाला है। 18 अप्रैल से शुरू हुआ वह सिलसिला जो हमारे कप्तान के घायल होने तक जा पहुंचा, उसने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। आज जब हम इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, दुनिया अब उस भारत को देख रही है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के वीटो या किसी और की इजाजत का मोहताज नहीं है। आईएनएस विक्रांत का हॉर्मुज में मोर्चा संभालना सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस आत्मविश्वास का प्रतीक था जो कहता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर तिरंगे का अपमान हुआ या किसी भारतीय नागरिक पर आंच आई तो भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और विनाशकारी होगी। हमने ये साबित कर दिया है कि हमारी सॉफ्ट पावर की चादर के नीचे एक बहुत बड़ी हार्ड पावर भी छिपी है जो जरूरत पड़ने पर वज्र की तरह प्रहार करना जानती है। जियोपॉलिटिकल विशेषज्ञों के लिए यह एक केस स्टडी है। भारत ने बिना युद्ध शुरू किए केवल अपनी उपस्थिति और रणनीतिक घेराबंदी से ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। यह डिप्लोमेसी थ्रू स्ट्रेंथ शक्ति के जरिए कूटनीति का सबसे सटीक उदाहरण है। अब इसे संबंधने वाले समय में हॉर्मुज का यह संकट भारत को अपनी मैरीटाइम डॉक्ट्रिन को और अधिक आक्रामक बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अब हम सिर्फ हिंद महासागर के रक्षक नहीं रहेंगे बल्कि उन सभी समुद्री रास्तों पर अपनी नजर रखेंगे जहां भारत का आर्थिक हित जुड़ा है। रही बात हमारे घायल कप्तान और जांबाज चालक दल की, तो पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। उनकी बहादुरी ने यह सुनिश्चित किया कि हमलावरों के इरादे कामयाब न हो सके। भारत सरकार और नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस साजिश में शामिल हर एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा। हॉर्मुज के उस रास्ते में भारत ने जो लकीर खींची है वह भविष्य के निशानेबाजों के लिए एक चेतावनी है। सीमा लांघने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहां सामने खड़ा भारत अब रुकने वाला नहीं है। दोस्तों, हॉर्मुज की इस घटना ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है। एक सजग नागरिक के तौर पर आपका क्या मानना है? क्या भारत को हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाकों में अपनी नौसेना की स्थायी तैनाती कर देनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ईरान के साथ हमारे रिश्तों में अब एक बड़े बदलाव की जरूरत है? क्योंकि अब दुश्मन खुलकर सामने आने के बजाय छाया बन चुका था और छाया से लड़ाई सबसे मुश्किल होती है। भारत ने साफ कर दिया था कि अब कोई भी हरकत बिना जवाब के नहीं जाएगी। लेकिन जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं दिया जा रहा था, जवाब दिया जा रहा था दिमाग से, रणनीति से और उस धैर्य से जो दुश्मन को खुद अपनी गलती करने पर मजबूर कर दे। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। विक्रांत के आसपास तैनात भारतीय बेड़े ने अपनी पोजीशन इस तरह सेट कर ली थी कि हॉर्मुज का हर इंच निगरानी में आ चुका था।
समुद्र के नीचे भारतीय सबमरीन खामोशी से अपने मिशन पर थीं। ऊपर आसमान में ड्रोन और लड़ाकू विमान हर हलचल को स्कैन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अचानक रात के अंधेरे में कुछ छोटे तेज रफ्तार वाले बोट्स फिर से उसी पैटर्न में दिखाई दिए जैसे पहले हमले के वक्त थे। लेकिन इस बार फर्क यह था कि भारत तैयार था। जैसे ही उन बोट्स ने भारतीय जहाजों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, विक्रांत से उठे फाइटर जेट्स ने उन्हें घेर लिया। समंदर के ऊपर गूंजती उनकी गर्जना ने साफ कर दिया, अब ये 2026 का भारत है, यहां हर चाल का जवाब उसी वक्त मिलेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही उन बोट्स को रोका गया, एक और बड़ा खुलासा हुआ। उन बोट्स के पीछे एक बड़ा मदरशिप मौजूद था जो दूर रहकर पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। और यही वो पल था जब भारत को उस तीसरे खिलाड़ी की झलक मिली जिसकी चर्चा अब तक सिर्फ शक के दायरे में थी। अब मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहा था, मामला था उस नेटवर्क को तोड़ने का जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल को चला रहा था।